नमस्कार। विपक्षी एकता बनाने की कोशिश एक बार फिर शुरू हो गई है। हालांकि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की ज़रूरत को लेकर के एक बयान दिया। वे सीपीआई एमएल के अधिवेशन में शामिल होने गए थे, जहां राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और कांग्रेस की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद मौजूद थे। तो सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का राग छेड़ा। उन्होंने कहा कि अब यह कांग्रेस को तय करना है कि विपक्षी एकता किस तरह से और कैसे कब बनानी है। एक तरह से उन्होंने विपक्षी एकता बनाने की गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी। अब सवाल है कि इस समय ऐसा करने की क्या जरूरत थी। इस समय पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और इसके बाद कई राज्यों में चुनाव होने हैं, और इन चुनावों के बीच कोई भी पार्टी, कोई भी दूसरी पार्टी अभी इस तरह की कोई कोशिश करती नहीं दिख रही है। तो नीतीश कुमार ने यह बात कही और उसके तुरंत बाद कांग्रेस ने बड़े व्यापक पैमाने पर इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसके संचार विभाग के प्रमुख जो हैं जयराम रमेश, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर तंज भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी एकता को लेकर के कांग्रेस सबसे सीरियस और विश्वसनीय पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड नहीं है बीजेपी से लड़ने में, जैसा दूसरी कई विपक्षी पार्टियों का है। जयराम रमेश का इशारा इस ओर था कि कई विपक्षी पार्टियां पहले बीजेपी के साथ रह चुकी हैं और आज विपक्षी एकता बनाने की कोशिश कर रही हैं। नीतीश कुमार की पार्टी भी उन्हीं में से एक पार्टी है जो पहले बीजेपी के साथ रही है। तो उसको लेकर के जयराम रमेश ने तंज किया और उसके बाद यह कहा कि कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता संभव नहीं है। हालांकि इसके अगले दिन एक दूसरे बड़े नेता पी चिदम्बरम ने उसमें करेक्शन किया और उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस दूरी रहेगी विपक्षी एकता की, लेकिन उन्होंने कहा कि गिव एंड टेक के आधार पर होगा, यानी लेन देन मोल भाव के आधार पर होगा। सबके लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए है, तभी विपक्षी एकता बनेगी। सबको अपने अपने हितों से थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी होगी। और ये बात चिदम्बरम ने बहुत विस्तार से उसके बाद बताई, जब रमेश ने प्रतिक्रिया दी नीतीश कुमार के बयान के ऊपर। और इन सबसे पहले शशि थरूर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी से लड़ने की जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हर सीट पर बीजेपी के मुकाबले विपक्ष का भी एक ही उम्मीदवार हो। ये बात सबसे पहले पिछले साल जब प्रशांत किशोर अपना प्रेजेंटेशन देने गए थे कांग्रेस के सामने, और कई दिन तक उन्होंने बड़े विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी। और उन्होंने इसका पूरा खाका कांग्रेस के सामने रखा था कि किस तरह से ऐसा संभव हो सकता है कि बीजेपी के मुकाबले हर सीट पर विपक्ष का भी एक ही उम्मीदवार हो। वो उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो, अलग अलग पार्टी का हो सकता है। वो उम्मीदवार कांग्रेस का होगा या किसी प्रादेशिक पार्टी का होगा, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन यह संभव है कि हर पार्टी का एक एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए बीजेपी के मुकाबले। तो ये बात हो गई थी और ये प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन में ये बात थी। इसे शशि थरूर ने दोहराया और उसके बाद नीतीश कुमार का बयान आया, जिस पर जयराम रमेश और पी चिदम्बरम की प्रतिक्रिया आई। अब सवाल है कि सबसे पहले इस पर अगर सोचें कि नीतीश कुमार को ऐसा करने की क्या जरूरत थी, उन्होंने क्यों कांग्रेस के पाले में गेंद डाली और वो इसमें अपनी क्या भूमिका चाहते हैं। क्या नीतीश कुमार को सारी विपक्षी पार्टियों ने ऑथोराइज किया था कि वो कांग्रेस के सामने ये पेशकश करें कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है विपक्षी एकता बनाने की? क्या सारी विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार की बात मानेंगी या कांग्रेस उनके ऊपर भरोसा कर रही है? अभी तक नीतीश कुमार कई विपक्षी पार्टियों से मिले, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कोई भी विपक्षी पार्टी उनके ऊपर भरोसा करके या उनको ऑथराइज करके विपक्षी एकता का प्रयास कर रही है। किसी पार्टी ने ऐसा कोई संदेश नहीं दिया, कोई संकेत नहीं दिया है। तो जाहिर है वो अपनी तरफ से कांग्रेस और दूसरी भाजपा विरोधी विपक्षी पार्टियों के बीच का पंच बनना चाहते हैं, वो इसकी पंचायत करना चाहते हैं, वो इसमें मध्यस्थ बनना चाहते हैं, और इस तरह से वो अपनी दावेदारी और अपनी जगह ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक हद तक हो भी सकता है अगर कांग्रेस इनके ऊपर भरोसा करे। और ये जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं, जिनमें खासतौर से 3 विपक्षी पार्टियों का नाम लिया जा सकता है, तृणमूल कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी, अगर नीतीश कुमार इन 3 पार्टियों को ये समझा सकते हैं कि ये 3 पार्टियां जो चाहती हैं वो उनकी इच्छा नीतीश कुमार कांग्रेस से बातचीत करके पूरी करा देंगे, तब तो संभव है कि वो तीनों ऑथराइज करें नीतीश कुमार को और फिर कांग्रेस भी उनसे बातचीत करने को राजी हो।
कांग्रेस को भी लगे कि हाँ, ये नीतीश कुमार इन तीनों पार्टियों को मना सकते हैं जो इस जिद पर अड़ी हैं कि इनको राष्ट्रीय पार्टी बनना है और राष्ट्रीय पार्टी बन करके कांग्रेस का नुकसान करना है। ये इन पार्टियों ने जबरदस्ती राष्ट्रीय पार्टी बनने की जिद ठानी है, जबकि राष्ट्रीय पार्टी बनने भर से कुछ नहीं होना है। एनपीपी एक पार्टी है मेघालय की, वो राष्ट्रीय पार्टी है, और जो क्राइटेरिया है, जो टेक्निकल ग्राउंड है राष्ट्रीय पार्टी बनने का, वो क्राइटेरिया पूरा करती है कॉनरेड संगमा की पार्टी। और उसका मेघालय के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में इस तरह की इतने वोट हैं, इतनी सीटें हैं विधानसभा की कि वो राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। लेकिन उसके राष्ट्रीय पार्टी बन जाने से क्या फायदा है उसको? देश में उसको कौन राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जानता है, या राष्ट्रीय राजनीति में उसकी क्या भूमिका बन गई है? इसी तरह से अगर तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल के और के चंद्रशेखर राव उसको भारत राष्ट्र समिति बना दिए हैं तो उससे वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं हो जाएंगे। उड़ीसा में गिरधर गमांग को अपनी पार्टी में शामिल कर से वो एक भी सीट नहीं जीत सकते हैं, या महाराष्ट्र के नांदेड़ में रैली करके वो महाराष्ट्र में कोई लोकसभा की सीट नहीं जीत सकते हैं। ये राजनीति कोई ऐसे क्विक फिक्स का गेम नहीं है, बिजली के स्विच की तरह नहीं है कि आप 4 नेताओं को शामिल कर लें और जाकर के स्विच ऑन करें तो आप चुनाव जीत जाएंगे। अभी हैदराबाद के बाहर 2-3 राज्यों में ओवैसी की पार्टी का खाता खुला है, लेकिन वो कई वर्षों, कई दशकों की मेहनत का नतीजा है। तो इसलिए ये जो पार्टियां हैं, ये राष्ट्रीय पार्टी बनने की जिद में कांग्रेस का नुकसान कर रही हैं। तो अगर नीतीश कुमार इन पार्टियों को यह समझा सकते हैं कि कांग्रेस का नुकसान करने से या कांग्रेस को कमजोर कर देने से ये पार्टियां बीजेपी से लड़ने के लायक नहीं हो जाएंगी, तब जाकर के विपक्षी एकता की कोई बात बननी शुरू होगी। और उसमें एक गुजरात के राज्य की, एक गुजरात की मिसाल दे सकते हैं नीतीश कुमार, या जो भी इसमें मध्यस्थता करेगा वो एक मिसाल दे सकता है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कांग्रेस को काफी कमजोर कर दिया। कांग्रेस के पास जो 42-43% वोट था, उसमें से 13% वोट आम आदमी पार्टी ने ले लिया, और उसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बनने लायक भी सीट नहीं जीत पाई और आम आदमी पार्टी तो सिर्फ 5 सीट पर रह गई। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि अब आम आदमी पार्टी वहां बीजेपी से मुकाबला करने लायक पार्टी हो गई है, बल्कि उल्टा हुआ है। अब न कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने लायक पार्टी है और न आम आदमी पार्टी उस लायक पार्टी है। ये दोनों पार्टियां इतनी कमजोर हो गई कि अब कांग्रेस के लिए कोई मुकाबला नहीं है। तो इसी तरह से अगर जो तृणमूल कांग्रेस राजनीति कर रही है, ममता बनर्जी जो राजनीति कर रही हैं, या के चंद्रशेखर राव जो कर रहे हैं, या आम आदमी पार्टी जो कर रही है, उससे कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। लेकिन ये पार्टियां बीजेपी से लड़ने लायक नहीं बन पाएंगी। इनको ये बात समझाने की जरूरत होगी। और ये अगर नीतीश कुमार के दिमाग में ये बात है और ये सोच करके उन्होंने पहल की है, तब तो ठीक है, तब वो बात कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अपनी जगह मजबूत करने के लिए वो पंच बनना चाहते हैं, तब फिर ये बात कहीं पर नहीं पहुंचेगी, तब ये बात कहीं नहीं पहुंचेगी। अब जो दूसरी बात है वो ये है जो पी चिदंबरम ने कही है कि गिव एंड टेक पर चलेगा, विन विन सिचुएशन अगर हो सभी पार्टियों के लिए तब विपक्षी एकता बनेगी। तो गिव एंड टेक दोनों को करना होगा, मोल भाव दोनों तरफ से करनी होगी। कांग्रेस खुद ही कंगाली की हालत में है। कांग्रेस के पास अब जो वोट बचे हैं, जो स्टेट बचे हैं, उसमें अगर कोई दूसरी पार्टी आकर के साझेदारी करना चाहती है तो यह बासी भात में खुदा के साझे की तरह हो जाएगा। कांग्रेस कुछ देने की स्थिति में नहीं है अभी, लेकिन अगर दूसरी पार्टियां कांग्रेस को मजबूत करती हैं जहां कांग्रेस मजबूत है, और बदले में कांग्रेस दूसरी प्रादेशिक पार्टियों को उन राज्यों में मजबूत करती है जहां उनका आधार है, तो इस तरह से बात बन सकती है। तो ये गिव एंड टेक की बात जो पी चिदंबरम वाली है, उसको आगे बढ़ाना होगा। लेकिन सवाल है कि वो कब आगे बढ़ाई जाएगी बात, और कौन बढ़ाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी है कि कब, इसका राइट टाइम क्या है, अभी है या अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, वो चुनाव होने दिए जाएं। अभी मई में कर्नाटक का चुनाव है, और अभी की जो स्थिति दिख रही है उसमें यह है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस वहां चुनाव जीत सकती है। अगर कांग्रेस वहां चुनाव जीत गई या सबसे बड़ी पार्टी बन गई, तो फिर कांग्रेस के मोल भाव की ताकत बहुत बढ़ेगी। कर्नाटक वो स्टेट है जहां 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती हुई हैं। तो उस राज्य में अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती है, सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तो स्थितियां बदल जाएंगी। फिर कांग्रेस के हिसाब से बात करनी होगी सभी विपक्षी पार्टियों को। कांग्रेस भी अपनी ये बढ़ी हुई ताकत असर्ट करेगी। अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती है, वहां उसका मुख्यमंत्री बना है, लेकिन गुजरात में चुनाव हारी, तो वो बैलेंस हुआ। अगर कर्नाटक अभी जीतती है तो आगे के जो स्टेट के इलेक्शंस हैं उनमें कांग्रेस मजबूती से लड़ना चाहेगी, और उसमें एक स्टेट तेलंगाना भी है जहां के चंद्रशेखर राव के साथ उसका मुकाबला होगा। तो क्या कांग्रेस तेलंगाना के चुनाव से पहले के चंद्रशेखर राव से बात कर सकती है?
अगर नीतीश कुमार ये मध्यस्थता करा सकते हैं या पी चिदंबरम, शशि थरूर इस तरह का एफर्ट ले सकते हैं या कोई भी इस तरह का प्रयास अगर करे कि विधानसभा चुनाव में, तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति के बीच बात हो, तो वो एक प्रस्थान बिंदु हो सकता है विपक्षी एकता बनाने का। वहां से विपक्षी एकता बनाने की कोशिश शुरू हो सकती है और फिर वो विधानसभा चुनाव साथ लड़ने के बाद उसी आधार पर इन तमाम पार्टियों के साथ कांग्रेस की बातचीत लोकसभा चुनाव के लिए हो सकती है। और तब शशि थरूर की बात आती है, जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि हर लोकसभा सीट पर विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारने की। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है अगर इन तीन पार्टियों को साध लिया जाए, जो तृणमूल कांग्रेस है, भारत राष्ट्र समिति है और आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी कि तृणमूल कांग्रेस उससे पश्चिम बंगाल के बाहर किसी राज्य में सीट मांगे, और पश्चिम बंगाल से बाहर किसी राज्य में तृणमूल कांग्रेस का कोई दावा बनता भी नहीं है। इसी तरह से भारत राष्ट्र समिति का तेलंगाना के बाहर कोई दावा नहीं बनता है। आम आदमी पार्टी का दावा भी दिल्ली और पंजाब के बाहर किसी राज्य में नहीं बनता है, किसी सीट पर नहीं बनता है। अगर ये पार्टियां इस बात को स्वीकार कर लें कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ पश्चिम बंगाल में लड़ना है और बाकी राज्यों में उसे कांग्रेस को मजबूत करना है, या दूसरे में जो दूसरी प्रादेशिक पार्टियां हैं उनको मजबूत करनी है, ये तय कर लें कि कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस हो या जो भी प्रादेशिक पार्टी है उसको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूती देनी है, या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू को मजबूती देनी है, और बदले में ये सारी पार्टियां छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, इन राज्यों में कांग्रेस को मजबूती देंगी, तब तो ये फॉर्मूला बन सकता है कि हर एक सीट पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो। ये प्रशांत किशोर ने भी यही फॉर्मूला पेश किया था कि राज्यों में कांग्रेस, जिन राज्यों में जो प्रादेशिक पार्टियां मजबूत हैं, कांग्रेस वहां उनको मजबूती दे, उनसे ज्यादा सीट की डिमांड न करे, और बदले में प्रादेशिक पार्टियां कांग्रेस के असर वाले राज्यों में जाकर के चुनाव न लड़ें, वहां अपने उम्मीदवार न खड़ा करें। ये सबके लिए विन विन स्थिति बनेगी। लेकिन जो नीतीश कुमार ने कही है बात, उससे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भी और दूसरी प्रादेशिक पार्टियां भी कांग्रेस से कुर्बानी की उम्मीद कर रही हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इस नाते कांग्रेस त्याग करे, कांग्रेस अपनी स्थिति छोड़े, जो बची खुची जमीन है उसमें समझौता करे, उसमें उनको भी घुसने की जगह दे। तो अगर ये सोच है प्रादेशिक पार्टियों की, तो इस पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। और यह भी है कि नीतीश कुमार अगर पहले बिहार की बात करके और एक फॉर्मूला बनाए, एक जो किसी भी सरकार का कोई भी बड़ी योजना आती है, कोई बड़ी पॉलिसी होती है, तो उसका पायलट प्रोजेक्ट बनता है। अगर ये कोई पायलट प्रोजेक्ट बनाए नीतीश कुमार और बिहार की 40 सीटों पर वो एक फॉर्मूला रखें, या झारखंड में बगल पड़ोसी राज्य है जिनके नेता मुख्यमंत्री वहां के हेमंत सोरेन है, विपक्ष के नेता हैं, उनके साथ बात करके तेजस्वी और नीतीश कुमार हेमंत से बात करके बिहार झारखंड की 54 सीटों पर एक पायलट प्रोजेक्ट बनाए, एक पायलट फॉर्मूला बनाए, और उन 54 सीटों पर भाजपा के मुकाबले किस तरह से विपक्ष का एक उम्मीदवार हो सकता है, इसका एक फॉर्मूला बना करके पेश करें, और तब वो दिखाए, तब उस पर दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ बात करें कि ये जीतने का फॉर्मूला है। अगर 54 सीटों पर यह फॉर्मूला बन जाता है कि यह स्थिति है, और कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल यू और वामपंथी पार्टियां मिलकर के ये 54 सीटों पर लड़ेंगी, सबके खाते की इतनी सीट होगी, अगर यह फॉर्मूला बन जाता है तो इस फॉर्मूले को देश के दूसरे सभी राज्यों में दोहराया जा सकता है। इसलिए सभी पार्टियों की तरफ से बात करने या कांग्रेस से पूरे देश की 543 सीट पर बात करने से पहले नीतीश कुमार को 54 सीटों का एक फॉर्मूला पेश करना चाहिए है, और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठ करके उस फॉर्मूले पर चर्चा करनी चाहिए। अगर वो फॉर्मूला बन जाता है तो उस फॉर्मूले के आधार पर 543 सीटों का भी फॉर्मूला बनेगा, और अगर पहले 543 का फॉर्मूला बनाने की कोशिश हुई तो कहीं का भी नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान रखना होगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।